हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कल अपना देख लिए थे थोड़ा सा चार्ज के बारे में, बेसिक सा नॉलेज आने थे। कितने तरह के चार्ज होते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या था अपना, वो सब हम लोग ने थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज आने थे। और आज हम लोग बात करें कूलम लॉ के ऊपर। कल मैंने जाने के टाइम पे लास्ट में थोड़ा सा एक फार्मूला लिखा था, F=K/Q1/R²। उसके आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा एकदम अच्छी तरह जान लेते हैं। वो फोर्स पॉजिटिव चार्ज किस तरह रिपेल करता है, और रिपेल करने की वजह से अगर कोई एक चार्ज रहेगा तो दूसरे चार्ज की वजह से उस पर किस तरह फोर्स लगेगा, अवे लगेगा, टूवर्ड लगेगा। अगर बोथ चार्ज पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा, अगर कोई एक नेगेटिव चार्ज है तो उसमें अट्रैक्शन होगा चार्ज में। और फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, और सब थोड़ा सा आज हम लोग एकदम बेसिक सा जान लेते हैं कूलम लॉ को। ये F=K/Q1/R²। अगर हम लोग दो चार्ज ले लेते हैं, लेट्स कौन सा भी दो चार्ज लेते हैं, टू पॉजिटिव चार्ज। अभी जो अपना लास्ट वाला लेक्चर था, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था सेम साइन वाला रिपेल करता है, अपोजिट साइन वाला अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव चार्ज रिपेल, नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। अगर हम लोग कौन सा भी दो चार्ज ले रहे हैं, लेट्स प्लस Q1 एंड प्लस Q2, और उसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस लेट्स ले लो R, और बीच का डिस्टेंस R ले लो। अब अगर इसमें हम लोग को फोर्स निकालना रहेगा, दो चार्ज लिए Q1 एंड Q2, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, और उसके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग ने R लिए है। और अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, और अगर हम लोग फोर्स जानेंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब वो चार्ज पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा। ये अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो ये इसको, यहाँ पर जो फोर्स लगता था ना, ये Q2 के टूवर्ड्स लगता था, Q2 की तरफ लगता था। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जो दूसरे जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ना, ये इसके अवे लगेगा, रिपेल करेगा इसको। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड सेम उसी तरह अगर हम लोग फोर्स ऑन Q2 निकालेंगे ड्यू टू Q1, ये भी इसको रिपेल करेगा अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम Q1। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, अवे फ्रॉम ईच अदर। और अभी हम लोग थोड़ा सा फोर्स के बारे में जान लेते हैं। फोर्स चार्ज पे डिपेंड किस तरह करता है, रेडियस पे किस तरह डिपेंड करता है। रेडियस को बढ़ाने से फोर्स इंक्रीज होता है, या रेडियस को बढ़ाने से फोर्स डिक्रीज होता है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, और फोर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R² होता है। अगर हम लोग जितना दूर हम लोग जाते जाएंगे, चार्ज को लेकर जाएंगे, उतना ही फोर्स अपना डिक्रीज होता रहेगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना फोर्स डिक्रीज होगा। ये डिस्टेंस को हम लोग जितना इंक्रीज करेंगे, फोर्स उतना ही डिक्रीज होगा। फोर्स डिक्रीज होगा, पर फोर्स
अगर हम लोग रेडियस को टू टाइम इंक्रीज किए तो फोर्स अपना 4 टाइम डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। अगर रेडियस को यहाँ पर आर है, यहाँ पर बोला है फोर्स, इसका फोर्स एफ है। ऐसा ऐसा एक एग्जांपल मान लो, फोर्स और रेडियस के बीच का रिलेशन बताने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। और अगर हम लोग आर से 2r किए तो अपना जो फोर्स होगा वो फोर्स कितने टाइम इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन है। फोर्स कितने टाइम इंक्रीज होगा। और फोर्स का रिलेशन तो पता है, फोर्स F इक्वल टू 1/r²। फोर्स इक्वल टू F1 F2 R1 F इक्वल टू 1/r, F इक्वल टू 1/2r। अब अगर दोनों फोर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे, F1 डिवाइड बाय F2 2r डिवाइड बाय r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा। F1 डिवाइड बाय F2 इक्वल टू 2 to the 4। अब जो F2 होता है, F2 इक्वल टू F1/4। फोर्स रेडियस को डबल करने पर अपना जो फोर्स था वो फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो गया, 4 गुना कम हो गया फोर्स। रेडियस को 2 बार इंक्रीज किए तो फोर्स 4 टाइम अपना डिक्रीज हो गया है फोर्स। अभी ये फोर्स के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल था, एक ये वाला एग्जांपल था फोर्स और रेडियस के बीच में कैसा रिलेशन है। तो अगर रेडियस को 2 टाइम इंक्रीज किया तो फोर्स अपना 4 टाइम डिक्रीज हो गया है। अभी यहाँ का जो डायरेक्टली वाला साइन है, इसको हटा के हम लोग एक कॉन्स्टेंट लेते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये डायरेक्टली साइन को हटाकर हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ये जो K होता है ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, पर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है। इसका वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करता है। अपना ग्रेविटेशन में F इक्वल टू Gm1 m2/r², उसमें जो G होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, वो सब जगह सेम होता है। पर जो चार्ज वाले में जो K होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। F इक्वल टू नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अपना एयर स्पेस के लिए अलग वैल्यू रहेगा, अपना एयर स्पेस, वैक्यूम, फ्री स्पेस, ये सब के लिए सेम वैल्यू रहेगा। और अगर कोई मीडियम आ जाता है जैसा कि अपना वाटर आ जाता है तो इसके लिए अपना अलग वैल्यू रहेगा। अगर कोई ग्लास आ जाता है उसके लिए अलग वैल्यू रहेगा। और अगर मेटल आ जाएगा उसके लिए अलग वैल्यू रहेगा। K का इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ मीटर/।
अब जो के का वैल्यू होता है वो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है। ये अगर ये एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट हम लोग परमिटिविटी अभी कूलम लॉ के बाद कूलम लॉ के बाद परमिटिविटी करके छोटा सा टॉपिक उसका पूरा एकदम अच्छी तरह बता दूंगा। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी फॉर एयर स्पेस वैक्यूम क्या होता है, परमिटिविटी फॉर मीडियम क्या होता है, परमिटिविटी को स्पेसिफिक परमिटिविटी भी बोलते हैं। ये परमिटिविटी इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आपको K = 1/4 एप्सिलॉन इलेक्ट्रो पोटेंशियल नेक्स्ट चैप्टर में आपको है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी ऑफ ये एक्सेल ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एयर स्पेस और वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस के लिए होता है। इसका वैल्यू परमिटिविटी का 8.85 × 10⁻12 होता है फॉर एयर वैक्यूम एयर स्पेस के लिए होता है। और अगर कोई अपना दूसरा मीडियम आ जाएगा तो मीडियम के लिए दूसरा वैल्यू हो जाएगा। ये एक एप्सिलॉन नॉट का ये वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद जो के का जो वैल्यू रहेगा जो मीडियम पे डिपेंड करता है वो वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर आएगा। परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लिया। अभी कूलम लॉ के बाद एक परमिटिविटी करके एक टॉपिक है, वो टॉपिक में हम लोग एकदम अच्छी तरह परमिटिविटी फॉर एयर स्पेस वैक्यूम मेटल स्पेसिफिक परमिटिविटी मेटल का क्या होता है, स्पेसिफिक परमिटिविटी वाटर का क्या होता है, किसी दूसरा मीडियम रहेगा उसका क्या होता है, वो सब एकदम अच्छी तरह हम लोग जानेंगे। इतना एकदम अच्छी तरह नोट कर लो। अगर कौन सा पॉइंट नहीं समझ आ रहेगा आप उसको रिटर्न से देख लो, क्योंकि जो कूलम फोर्स है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, बहुत बार आया करते, इसमें से क्वेश्चन आया करते, हर बार क्वेश्चन आया करते, नीट हो या जेईई मेंस का एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन आते हैं कूलम लॉ से। F = K/Q1/Q2/R², K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और ये 9 × 10⁻⁹ ये एयर स्पेस वैक्यूम के लिए होता है। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट हम लोग का एप्सिलॉन नॉट में जो हम लोग वैल्यू रखते हैं वो एयर स्पेस और वैक्यूम के लिए रखते हैं। इसमें वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। और रेडियस कितने टाइम इंक्रीज करने पे फोर्स कितने टाइम अपना डिक्रीज होता है, एक सब आप एकदम अच्छी तरह नोट करके रख लो। और इसमें मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन लाया वो आप कर लेते हैं, अच्छे से देख लो, नोट्स कर लो। एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए होता है। अब पॉज करके क्वेश्चन हो सकता है तो खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नीट के लेवल का क्वेश्चन है। पर आप लोगों को इससे ज़्यादा अपना एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा, आप जो भी कोचिंग से कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो,
आपको जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी मॉड्यूल आपको मिल रहा है, उसमें से आप जितना एमसीक्यू कर सकते हो उतना एमसीक्यू करो। ये सोचना भी मत कि आप अगर 100 एमसीक्यू कर लिए तो उतना काफ़ी रहेगा। आप जितना एमसीक्यू कर सकते हो एग्जाम आने तक आप उतना एमसीक्यू करने का ट्राई करना। उसको हो सकता है तो रिवीजन भी करना, या दूसरा मॉड्यूल रिटर्न से उसको प्रैक्टिस करना, दूसरा मॉड्यूल करना, और अपना डेली का जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को भी आप जरूर देना। उससे आपको आइडिया रहेगा कि एक क्वेश्चन आप कितने सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, कितना मिनट आपको लगता है, आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि यार ये नोट्स लिख लिए, इसमें का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें से आप कर लिए तो आप उतना मतलब नहीं रहता है यार। नीट और जे के लिए आपको बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये मैं पूरा रफ कर देता हूँ। फॉर्मूला एफ इक्वल टू के Q1 बाय Q2 आंसर, और ये चार्ज बहुत चार्ज अपना पॉजिटिव था, ये रिपेल कर रहा था, फोर्स अपना सेम डायरेक्शन में नहीं लग रहा था, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। क्वेश्चन चार्ज प्लस 2 प्लस 2q प्लस 4q are connected by string what ratio of force in the string of charge A and B। अब जो ये जो चार्ज होता है, चार्ज हमेशा पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अगर ये हमेशा पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और इसके अगर ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं, पॉइंट चार्ज बोथ चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अभी इसमें आप हो सकते तो आप प्लीज इसको वीडियो को पॉज करके जरूर खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। 3 चार्ज है, प्लस 2q एंड प्लस 4q, इसको हम लोगों ने एक वायर से कनेक्ट करके रखी है। अलोंग द एक्सिस ही वायर है, ऐसा कोई इक्वेटर से कनेक्ट नहीं किया, अलोंग द एक्सिस की है वायर को कनेक्ट। अब इसमें बोला है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ फोर्स इन द स्ट्रिंग ऑफ चार्ज ए एंड बी। जो स्टार्टिंग का जो चार्ज रहेगा अपना ए एंड बी में जो भी चार्ज रहेगा उसमें कितना फोर्स लग रहा है, दोनों चार्ज की वजह से। यहाँ पर 3 चार्ज है, अभी प्लस q लेट्स A and 4q B, 11.3 प्लस 4q। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2d ले लेते हैं, क्योंकि अगर d लेंगे तो फिर d/2 करके थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 2d ले लिए, जो डिस्टेंस है a और b के बीच में ये 2d है, मतलब जो डिस्टेंस रहेगा ए और सी के बीच में, और डी और सी और बी के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो भी अपना डी। अपना फोर्स अगर
हाँ, फोर्स बोला है कि फोर्स ऑन ए और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ऑल चार्ज, जितना भी चार्ज है अगर फोर्स अगर हम लोग ए पे निकालेंगे तो ये इस पे फोर्स कौन कौन से चार्ज की वजह से लगेगा। सबसे पहले अपना सी के वजह से लगेगा और दूसरा अपना बी के वजह से लगेगा। फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। दोनों चार्ज की वजह से फोर्स लगा, दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और दोनों ये इसको रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करता है। अब दोनों चार्ज दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा होता तो हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करते थे, माइनस करते थे। दोनों चार्ज आपको सेम डायरेक्शन में लगा, इसलिए हम लोग इसको ऐड करेंगे। और अगर एफ नेट ऑन चार्ज ए इक्वल टू एफ ए सी प्लस एफ ए बी। अब क्वेश्चन करने के टाइम पे आप थोड़ा रेडियस पे ध्यान देना अपना। ये रेडियस जी और ए और सी के बीच का डिस्टेंस डी है और ए और बी का डिस्टेंस 2d है। रेडियस के टाइम पर ही आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो गया, अगर आप गलती से ए बी का भी डिस्टेंस आपने डी डाल दिया क्वेश्चन में 2d रहेगा तो यह पूरा मार्क्स आपका चले जाएगा। भले आप पूरा स्टेप किए रहेंगे सही पर आपका पूरा मार्क्स चले जाएगा। मेथड आपका सही रहेगा तो फिर भी आपका मार्क्स पूरा चले जाएगा। इसलिए क्वेश्चन रेडियस रखने के टाइम पर आप थोड़ा एकदम अच्छे से देख लेना। वैल्यू आप जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा एकदम अच्छे से देख कर उसको सॉल्व करना। फोर्स ऑन ए सी के क्यू क्यू डिवाइड बाय बी का स्क्वायर। फोर्स ऑन ड्यू टू ए ऑन ए ड्यू टू बी के क्यू इंटू 4q डिवाइड बाय 2d का स्क्वायर इक्वल टू हो सकता है तो यार इसको जरूर खुद से ट्राई करना। ये उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। जो मैंने कूलम लॉ पे बताया सेम उसी पे क्वेश्चन बेस है, बस उसमें मैंने 2 चार्ज पे बताया था, इसमें 3 चार्ज पर है। आप लोगों को ये अच्छा आइडिया रह जाएगा चार्ज के ज्यादा चार्ज रहेगा उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। डिवाइड बाय 4d का स्क्वायर। KQ बाय बी स्क्वायर। हमने फोर्स ऑन चार्ज ए निकाल दिया ड्यू टू बी और ड्यू टू सी। अब बोला कि इसका रेशियो निकालने का। रेशियो निकालने से पहले हम लोग को सेम इसी तरह नेट फोर्स ऑन चार्ज बी को भी निकालना पड़ेगा। फोर्स नेट फोर्स ऑन चार्ज बी, force on B due to A and force on B due to A and force on B due to C। तो नेट फोर्स निकालेंगे F B A प्लस B C इक्वल टू A 4q बाय 2d का स्क्वायर प्लस A 4q 2q का d स्क्वायर A 4q स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8k क्यू स्क्वायर 2 टू जा 4d स्क्वायर डिवाइड बाय d स्क्वायर 36
क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 4d स्क्वायर, 4 9 जा 9 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय d स्क्वायर। अब दोनों चार्ज पर हम लोगों ने फोर्स निकाल दिया। अभी उसका रेशो बोला है फाइंड करने के लिए, एफ ए डिवाइड बाय एफ बी, 3 के क्यू बाय 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 9 के क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर। यहाँ से के क्यू बाय डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपना 9, 3 बाय 9, 1 डिवाइड बाय 3। अब उसका जो रेशियो है एफ ए बाय एफ बी, ये 1 डिवाइड बाय 3 आया है। आप उसको एकदम अच्छी तरह देख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एकदम कूलम लॉ कूलम फोर्स पर ही वैलिड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है तो आप अगर खुद से नहीं किए रहेंगे तो यार ये क्वेश्चन पेपर देख लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप इसको खुद से करने की कोशिश करना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 चार्ज पर क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्वेश्चन 1, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, खुद से करने की जरूर कोशिश करना। हो सकता है जितना एमसीक्यू आप अभी से प्रैक्टिस करोगे करके रखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें जो सेकंड क्वेश्चन था वो मैंने बताया था एफ इक्वल टू के क्यू 1 बाय क्यू 2 बाय आर स्क्वायर पर एक ग्राफ है जिसमें बताया है which of the following graph show correct variation। चलिए अब कूलम लॉ में जो फोर्स हम लोग निकाले थे वो रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे इनडायरेक्टली डिपेंड करता था। और अगर रेडियस पे अगर डायरेक्टली डिपेंड करता था फोर्स इज इक्वल टू फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था, एक चार्ज पे डिपेंड कर रहा था और एक इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा था रेडियस पे डिपेंड कर रहा था। मतलब हम लोग रेडियस को जब इंक्रीज कर रहे थे तो अपना जो फोर्स था फोर्स डिक्रीज हो रहा था, और अगर हम लोग रेडियस को डिक्रीज कर रहे थे अपना ये जो फोर्स था वो फोर्स इंक्रीज हो रहा था। अगर हम लोग रेडियस को इंक्रीज कर रहे थे फोर्स डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पर अगर हम लोग रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स भी उसके साथ इंक्रीज हो रहा है। ये वाला ग्राफ अपना रॉन्ग है।
रेडियस को जिस तरह हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं वैसा ही फोर्स भी अपना इंक्रीज हो रहा है, पर ग्राफ रॉन्ग है क्योंकि अपना जो फोर्स था, फोर्स अपना इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा था रेडियस पे। रेडियस को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे थे तो फोर्स अपना डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पर भी देखो रेडियस को हम लोग थोड़े दूर तक इंक्रीज किए और उसके बाद फोर्स भी इंक्रीज हुआ, उसके बाद रेडियस अपना कांस्टेंट हो गया, फोर्स अपना इंक्रीज हो रहा है। ये वाला ग्राफ भी रॉन्ग है, खुद से करने की ट्राई करना या थोड़ा देख लेना, क्योंकि ऐसा आप लोग को 11th से ही बेसिक है, थोड़ा बेसिक सा चीज है। आप 11th का ऐसा ग्राफ बहुत सारा किए रहेंगे। यहाँ पर देखो सी वाला देखो, ये सी वाला एक कांस्टेंट जैसा ही ग्राफ बना हुआ है, जो गलत है। फोर्स अगर रेडियस को हम लोग इंक्रीज कर रहे थे तो फोर्स अपना, अगर रेडियस को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स अपना डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पर भी अपना फोर्स इंक्रीज ही हुआ है, ये वाला ग्राफ भी अपना गलत है। और लास्ट वाला डी ऑप्शन ही है, तो शायद यही करेक्ट हो सकता है। अगर हम लोग रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, R1 R2 R3 रेडियस को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो अपना जो फोर्स है वो फोर्स अपना F1 F2 फोर्स अपना डिक्रीज हो रहा है। रेडियस को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, फोर्स अपना डिक्रीज हो रहा है। ये वाला ग्राफ अपना राइट है। ये अपना सेकंड क्वेश्चन था, वो शायद आप लोग इसको खुद से किए रहेंगे या खुद से जरूर करना, क्योंकि नीट में ग्राफ जरूर आता है। आपको फोर्स पे ग्राफ जरूर नहीं आएगा, पर आपको सर रिलेशन दे दिया रहेगा, फोर्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर फोर्स डायरेक्टली रहता था ना, फोर्स अगर डायरेक्टली डिपेंड करता था रेडियस पे तो अपना कांस्टेंट वाला ग्राफ आता था, और फोर्स इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है अपना रेडियस पे। इसलिए जो ग्राफ था रेडियस को हम लोग इंक्रीज कर रहे थे, वैसा ही अपना जो फोर्स है वो भी फोर्स डिक्रीज हो रहा था। ये अपना सेकंड वाला क्वेश्चन था। जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा। टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर लो, अगर कोई कोचिंग में अच्छा टेस्ट सीरीज होना चाहिए, अच्छा टेस्ट सीरीज थोड़े थोड़े दिन पे टेस्ट सीरीज हो, और एक एक टॉपिक का हो, अपना टॉपिक वाइज टेस्ट। ये सब टेस्ट अगर आप बहुत सारे बुक में भी आता है, आप उसको जरूर सॉल्व करना टॉपिक वाइज टेस्ट पर भी। ये थे कूलम लॉ पर 2 क्वेश्चन किए थे। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन at a certain distance is F. The force between two proton separated at same distance. The force of repulsion between two electron, जितना force of repulsion between two electron at a certain distance is F. The force of repulsion, अगर कोई भी दो पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी दो नेगेटिव चार्ज है, उन लोग के बीच का जो फोर्स है वो F है। दो इलेक्ट्रॉन है, उन लोग के बीच का डिस्टेंस R, लेट्स सपोज डिस्टेंस R, सॉल्यूशन, लेट डिस्टेंस R, दो इलेक्ट्रॉन है, इन लोग के बीच का डिस्टेंस R है, और उसके बाद उसका जो फोर्स है, फोर्स F है।
और द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन at same distance is also r. Find the force. अब फोर्स अपना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अपना आर स्क्वायर पे। जितना अपना आर इंक्रीज हो रहा था उतना ही अपना फोर्स डिक्रीज हो रहा था। अगर अपना आर इंक्रीज होकर 2r हो रहा था तो अपना जो फोर्स था वो 4 टाइम अपना डिक्रीज हो रहा था। एफ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका फोर्स एफ डैश। अब दोनों सेम रेडियस से फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोर्स ऑफ प्रोटॉन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एफ प्रोटॉन इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों आर कैंसिल हो गया। एफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एफ प्रोटॉन। अब उसका जो फोर्स था फोर्स सेम रहेगा। फोर्स सेम इसलिए रहेगा क्योंकि जो लोग का जो बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस सेम, जो पार्टिकल था जो अपना प्रोटॉन था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का डिस्टेंस सेम था। दोनों को जो सेपरेट किए थे प्रोटॉन वाले में जो डिस्टेंस से हम लोग सेपरेट किए थे आर डिस्टेंस से, उतने ही डिस्टेंस हम लोग इलेक्ट्रॉन के बीच से भी सेपरेट किए थे। सेम डिस्टेंस था इसलिए जो फोर्स था फोर्स भी अपना इक्वल रहेगा। ये कूलम लॉ का अपना थर्ड क्वेश्चन था। या अगर आप स्टार्टिंग का जो पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था आपको एकदम अच्छी तरह समझा रहेगा। तो यार जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। आपको आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 एकदम अच्छी तरह किए रहेंगे, आपको एकदम अच्छी तरह समझा रहेगा, तब जाकर आप क्वेश्चन नंबर 4 को एकदम अच्छी तरह कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप अगर कर लिए तो मतलब आपको कूलम लॉ तो मतलब एकदम अच्छी तरह क्लियर है, आपको मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्वेश्चन नंबर 4 अपना फोर्स ऑन both particle is F if 50% charge is transferred from one to another, then find force exerted on the particle। अब इसमें अब याले क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल, अगर कौन सा भी दो पार्टिकल है, ले लो पॉजिटिव पार्टिकल, बोथ पॉजिटिव पार्टिकल, बोथ आर पॉजिटिव पार्टिकल प्लस क्यू, अगर कोई दो पार्टिकल है उसको हम लोग किसी एक डिस्टेंस से सेपरेट किया, लेट्स डिस्टेंस आर, और उसके बीच का जो फोर्स है वो एफ है। और अगर 50% चार्ज अगर किसी हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो उसके बाद जितना फोर्स, उसके बाद का जितना फोर्स होगा वो आप लोग को फाइंड करना है। अगर कोई एक बॉडी है ए और कोई बॉडी है बी, इसमें चार्ज क्यू है, इसमें भी चार्ज क्यू है, ये एक सेपरेट किया है डिस्टेंस आर से। और उसके बाद इसके बाद क्या बोला है, इफ 50% चार्ज ट्रांसफर, अगर 50% चार्ज ट्रांसफर हो जाता है बॉडी ए से बॉडी बी में, अगर बॉडी ए से 50% चार्ज, अब 50% चार्ज का मतलब होता है यार, मतलब जितना चार्ज है उसका हाफ, 50% चार्ज, हाफ चार्ज में से ट्रांसफर हो गया है। अगर Q माइनस Q/2
हाफ चार्ज उसमें से माइनस हो रहा है। चार्ज अपना Q था, 50% चार्ज बोला था, उसमें से Q/2 हाफ चार्ज उसमें से अपना ट्रांसफर हो गया फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। Q माइनस Q/2 इंटू 2 Q/2। अब उसमें से 50% चार्ज अगर ट्रांसफर हो गया तो बचेगा 50%। ए में से Q/2 चार्ज ट्रांसफर हो गया तो उसमें जो रिमेन चार्ज तो अपना Q/2 है। अब अगर आप लोग को अगर 50% चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ आप लोग को अगर नहीं समझेगा ना तो मतलब एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। जैसे कि अगर 50% चार्ज बोला ना तो 50% को आप 50% चार्ज बोला तो 50% को आप 50% को आप 100 से डिवाइड कर देना 1/2 और Q/2 चार्ज ट्रांसफर किया गया है। और ट्रांसफर कौन से बॉडी में किए? बी बॉडी में। ए बॉडी में से 50% चार्ज जैसा कि Q/2 निकाल कर बॉडी बी में डाले हैं। बॉडी बी में Q प्लस Q/2 इंटू 2 3Q/2। बॉडी ए में से बॉडी बी में 50% चार्ज जब निकाल दिए तो बॉडी बी में 3Q/2 चार्ज होता है। 50% चार्ज बॉडी ए में से निकाल के बॉडी बी में डाले। बॉडी बी में चार्ज Q था, बॉडी ए में से 50% चार्ज निकाल के बॉडी बी में डाले। Q/2 बॉडी बी में हम लोगों ने ऐड किए। अब बॉडी बी में Q/2 चार्ज ऐड करने के बाद बॉडी बी में Q/2 चार्ज ऐड करने के बाद बॉडी बी का जो चार्ज बनता है 3Q/2 बनता है। और उसके बाद ट्रांसफर होने के बाद बॉडी ए में जो चार्ज था वो Q/2 हुआ और जो बॉडी बी में जो चार्ज था वो 3Q/2 हुआ। F इक्वल टू अब इसका जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस अपना आर ही था। डिस्टेंस अपना डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ था। पर इसके बाद वाला जो एक क्वेश्चन है उसमें मैं थोड़ा, इसमें आप अगर खुद से ट्राई करना डिस्टेंस को चेंज करने का, या मैं उसमें डिस्टेंस को थोड़ा सा चेंज भी उसमें डिस्टेंस मैं जरूर चेंज करने की कोशिश करूंगा। F इक्वल टू अब ना हम लोग ने किस तरह उस जब ट्रांसफर चार्ज नहीं हुआ था, 50% चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ था तो उसके बीच का जो फोर्स था F इक्वल टू KQ/R²। उसके बीच का फोर्स अपना F इक्वल टू KQ/R² था। अब जब 50% चार्ज ट्रांसफर हो गया है F इक्वल टू KQ3Q/2R²। 3KQ² डिवाइड बाय 4R²। अरे 50% चार्ज ट्रांसफर होने के बाद उसके बीच का जो फोर्स होता है F इक्वल टू 3/4 KQ/R² होता है। यहाँ पर डैश डाल देते हैं। अब हम लोग ये जो जब ट्रांसफर चार्ज नहीं हुआ था वो वाला फोर्स और ट्रांसफर होने के बाद जो फोर्स है वो दोनों के बीच का हम लोग थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं। F इक्वल टू KQ² डिवाइड बाय R²। F डैश KQ² डिवाइड बाय R² 3/4। यहाँ से KQ² R² कैंसिल हो गया। F बाय F डैश इक्वल टू 4/3। F डैश इक्वल टू 3F/4 और हम लोग इसको 3/4 KQ/R² भी लिख सकते हैं। आपको अगर पहला सम से दूसरा क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन था आपको एकदम अच्छी तरह समझा रहेगा। और चौथा वाला क्वेश्चन तो जो लेवल था थोड़ा सा हाई लेवल का था, थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा आपको अपना वर्क थोड़ा करना चाहिए था। आप अगर इसको पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यार। अभी जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है उसको प्लीज आप पॉज करके क्वेश्चन को जरूर ट्राई करने की कोशिश करना। मैं ये ट्रांसफर वाला बता देता हूँ किस तरह है ट्रांसफर वाला। एक मिनट हाँ, ये ट्रांसफर वाला मैं बता देता हूँ। ये बॉडी अपना बी था, ये क्यू था। अगर 50% चार्ज ट्रांसफर किया, अगर 50% चार्ज को ट्रांसफर किए तो 50 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू Q/2 ट्रांसफर वाला बता रहा हूँ। और अगर
25% चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो 25 डिवाइड बाय 100 1/4 दैट इज Q/4 चार्ज को ट्रांसफर की है। 25% चार्ज ट्रांसफर और अगर 75% को चार्ज को बोलेंगे ट्रांसफर करने के लिए तो 75 डिवाइड बाय 100 3/4 और 3Q/4 चार्ज को हम लोगों ने ट्रांसफर किया फ्रॉम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अभी अपना जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा सा टफ रहेगा। आपको मैंने ट्रांसफर वाला बता दिया किस तरह ट्रांसफर रहेगा, आप लोगों को आइडिया रह जाएगा कि इतना चार्ज अगर ट्रांसफर किए दूसरे बॉडी में तो दूसरे बॉडी में आपको उसमें ऐड करना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज एट और इफ 75% charge is transferred from one body to another and distance find the force exerted on the particle and their distance increase by r times। उसका जो डिस्टेंस था उसका डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया है। उस 75% चार्ज को हमने ट्रांसफर किया। अब 75% को चार्ज को ट्रांसफर किए मतलब 75% चार्ज को ट्रांसफर 75 डिवाइड बाय 100 3/4 Q 3Q/4 को हम लोगों ने चार्ज को ट्रांसफर कर दिए है फ्रॉम बॉडी ए से फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब बॉडी ए के बारे में देखेंगे तो बॉडी ए में से बॉडी ए में कितना चार्ज था, Q चार्ज था। बॉडी ए में चार्ज Q था, Q में से 75% दैट इज 3Q/4 चार्ज को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया दूसरे बॉडी में। 3Q/4 को हम लोगों ने ट्रांसफर किए 1 × 4 Q/4। अब 3Q/75% में से अगर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो बचेगा 25% और 25% तो मतलब 25 डिवाइड बाय 100 भी आप कर सकते थे। तो 75 ट्रांसफर कर दिए, बचा 25%। 25 डिवाइड बाय 100 1/4 Q/4। अब बॉडी बी में Q प्लस 3Q/4 बॉडी ए में से 75% चार्ज को आप लोगों ने ट्रांसफर करके बॉडी बी में लेकर गए। इसमें से 3Q/4 को निकाल कर दूसरे बॉडी में लेकर गए। बॉडी बी में 3Q/4 चार्ज को आप लोगों ने ऐड किए। अब ऐड करने के बाद इंटू 4 7Q/4 बॉडी बी में जो चार्ज होता है वो 7Q/4 चार्ज हो जाएगा। 75% चार्ज उसमें ऐड करने के बाद उसमें 7Q/4 चार्ज अपना ऐड हो जाएगा। अब आफ्टर ट्रांसफर करने के बाद जो बॉडी ए रहेगा उसमें चार्ज अपना 25% चार्ज बचेगा और जो बॉडी बी रहेगा उसमें 7Q/4 बचेगा। और जो उसके बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस हम लोग ने r टाइम को डिस्टेंस को भी इंक्रीज किए थे। डिस्टेंस अपना r टाइम जब डिस्टेंस इंक्रीज हो गया r + r 2r, उसके बीच का जो डिस्टेंस था वो 2r था, 2r इंक्रीज हो गया है। अब इसके बीच का हम लोग फोर्स देख लेते हैं। F = KQ/4 7Q/4 डिवाइड बाय 2r का स्क्वायर 7KQ स्क्वायर डिवाइड बाय 4 4 जा 16 2 2 जा 4 4 ऊपर एंड 16 × 4 r स्क्वायर 7KQ/64 r स्क्वायर 7KQ/64 r स्क्वायर। आप एक बार कैलकुलेशन देख लेना अपने कैलकुलेटर से। जो जब ट्रांसफर चार्ज हम लोग ने नहीं किए थे तो उसके बीच का जो फोर्स था वो F था और F का वैल्यू तो KQ1 बाय, इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ था कुछ भी चीज, थोड़ा सा भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ था, उसका फोर्स F = KQ/r स्क्वायर था।
अब जब ट्रांसफर होने के बाद 7k³/64 r² आया। अब हम लोग ये दोनों फोर्स के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। F/F KQ²/r², 7k³²/64r²। यहाँ से KQ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 64/7 एंड F'=7F/64। आप एक बार कैलकुलेशन देख लेना। ये वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन था। आप अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसका सेकंड वाला अपना ग्राफ वाला था, थर्ड वाला सेम डिस्टेंस था, इसलिए अपना फोर्स भी सेम हो गया था। और उसके बाद अपना फोर्स वाला सेम इतना ही था, कितना चार्ज अपना ट्रांसफर हो गया है। और अपना फिफ्थ वाला भी सेम था, चार्ज इतना ट्रांसफर हुआ और उसमें हम लोगों ने रेडियस को इंक्रीज किए थे। ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन था। अपना और एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना चाहिए। थोड़ा सा आपको इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा, ये सबसे थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये वाला। हो सके तो यार खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर लेना, खुद से ट्राई करने की जरूर कोशिश करना। पॉइंट चार्ज is point charge Q is divided into two small charge and kept at a distance such that separation between them between charge maximum। अब सेपरेशन बिटवीन चार्ज मैक्सिमम, एक पॉइंट चार्ज है जो कूलम लॉ ऑफ पॉइंट चार्ज पे वैलिड था। ये मैं आगे बता दूंगा क्या क्या लिमिटेशन है चार्ज पर, क्या कितना लिमिटेशन है। और एक पॉइंट चार्ज है, हम लोग ने उसको दो डिवाइड इनटू टू स्मॉल चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है, सॉल्यूशन, एक पॉइंट चार्ज है Q, उसको हम लोग ने डिवाइड किए टू स्मॉल चार्ज में। एक चार्ज X और जो सेकेंड चार्ज था, टोटल चार्ज अपना Q था, इसको हम लोग ने डिवाइड किए। एक चार्ज अपना X हुआ, जो सेकेंड वाला चार्ज रहेगा वो अपना Q माइनस X हो जाएगा। Q माइनस X हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, Q माइनस X प्लस X इक्वल XS कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में अपना Q ही बचेगा। आप इसको ऐसा भी देख सकते हो, अपना Q था एक चार्ज, अपना X हुआ, उसके बाद जो सेकेंड वाला चार्ज था Q माइनस X हो गया। अब इसका फोर्स हम लोग निकालते हैं, F=KX माइनस X डिवाइड बाय R², KX³ माइनस KX² डिवाइड बाय R²। अब इसमें क्या बोला है कि वो चार्ज को कितने डिस्टेंस पर हम लोग ने सेपरेट किए, कि उन लोग के बीच का जो कितने डिस्टेंस पर चार्ज को कितना हम लोग डिवाइड किए, कि टू स्मॉल चार्ज क्या पता डिस्टेंस आता है। एक चार्ज है उसको हम लोग ने दो चार्ज में डिवाइड किए और वो दोनों चार्ज को हम लोग इस तरह रखे कि उसके जो बीच का जो डिस्टेंस है ना वो मैक्सिमम डिस्टेंस है। अब इसमें ना आप लोग को थोड़ा सा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये फोर्स फॉर्मूला वो dF/dx इक्वल टू K
अभी हम लोग ने इसको एफ फोर्स को हम लोग अभी रिस्पेक्ट टू एक्स से इंटीग्रेट किया है। अब इसको एक्स से इंटीग्रेट किया है तो यहाँ से के क्यू बाय के क्यू माइनस 2k डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेट तो यार मतलब आता ही रहेगा, 11th का एक छोटा सा टॉपिक है इंटीग्रेट वाला। इंटीग्रेट तो आप लोग को आता ही रहेगा। के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इस पर इंटीग्रेट के क्यू एक्स को के क्यू आ गया, उसके बाद के एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ का 2 यहाँ का 2 बाहर आ गया, बन गया 2k एक्स। हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस 2k एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 2k एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से के कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्यू बाय 2, एक्स इक्वल टू क्यू बाय 2। इतने डिस्टेंस पे अपना जो दोनों चार्ज था, इतने डिस्टेंस पे अपना जो दोनों चार्ज था, थोड़ा सा मैं अच्छे से कर रहा, के क्यू बाय 2k एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से आर कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्यू बाय 2, एक्स इक्वल टू क्यू बाय 2। ये अपना 5th वाला क्वेश्चन था। इतने डिस्टेंस पे हम लोगों ने चार्ज को डिवाइड करके रखे है कि उन लोग की जो बीच का जो डिस्टेंस था वो मैक्सिमम हो गया है। अपना 5th वाला क्वेश्चन था। और यार नोट कर लेना, आप वीडियो को पॉज कर लेना, जितना क्वेश्चन हो सकता है प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। आप जो भी कोचिंग में हो, जो भी आप अभी तो इस टाइम पे ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन से आपको जो भी स्टडी मटेरियल मिल रहा है, जो भी मॉड्यूल मिल रहा है, आप अगर कोई अच्छा सा बुक प्रीफर किए रहेंगे, आप वो बुक को एकदम अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। उसको जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। एमसीक्यू प्रैक्टिस ही ज्यादा करना यार। नोट्स तो यहाँ पर नोट्स तो आपको मिल जाएगा, पर आपको एमसीक्यू पर आपको ढक्कन गिर गया, पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा।